नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हरियाणा में एक बर्बादी का तूफान आकर चला गया और छोड़ गया बर्बादी के निशान। वो निशान, वो धब्बे शायद अब कभी ना मिटे, लेकिन क्या वो निशान देखने के बाद भी निवेशक हरियाणा में निवेश के लिए राजी होंगे? सरकार की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, क्योंकि हैपनिंग हरियाणा कार्यक्रम में बेहद कम समय रह गया है। लेकिन इस कार्यक्रम पर आरक्षण आंदोलन के आफ्टर इफेक्ट पड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर एसोचैम ने हरियाणा सरकार को हैपनिंग हरियाणा का नाम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखने का सुझाव दिया है। लेकिन हरियाणा न्यूज पूछ रहा है कि नाम में क्या रखा है। अगर नाम बदल गया तो सरकार के दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे। क्या निवेशक खुशी से निवेश करने को तैयार हो जाएंगे? पहले एक रिपोर्ट, फिर चर्चा। हैपनिंग हरियाणा या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, गुड़गांव में होने वाले 7 और 8 मार्च के कार्यक्रम का इनमें से क्या नाम होगा, ये एसोचैम के सुझाव के बाद एक बड़ा सवाल बन गया है। एसोचैम ने सरकार को हैपनिंग हरियाणा का नाम बदलने का सुझाव दिया। हैपनिंग हरियाणा का नाम बदलकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखने को कहा। समिट में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। एसोचैम के सुझाव को आरक्षण आंदोलन का आफ्टर इफेक्ट माना जा रहा है। जिस तरह के कयास पहले ही लगाए जा रहे थे, अब ये कयास सच साबित होते नजर आ रहे हैं। हिंसक आंदोलन का असर हैपनिंग हरियाणा पर साफ नजर आ रहा है और इस आंदोलन से जितना गहरा धक्का हरियाणा की छवि को लगा है, उसकी भरपाई करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ऐसे में सरकार के सामने बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है, क्या कार्यक्रम का नाम बदलने का सुझाव आंदोलन का आफ्टर इफेक्ट है? क्या हैपनिंग हरियाणा का नाम बदलने से सरकार को फायदा होगा? क्या नाम बदलने से विदेशी निवेशकों में विश्वास जगा पाएगी सरकार? क्या विदेशी निवेशकों को निवेश के लिए राजी कर पाएगी सरकार? क्या हिंसक आंदोलन के बाद निवेशक हरियाणा में निवेश करेंगे? हालांकि एसोचैम ने फिलहाल सुझाव भी भेजा है, लेकिन उस पर अभी तक सरकार की सहमति की मोहर नहीं लगी। पर सवाल बरकरार है कि क्या हरियाणा में बर्बादी का लाइव मंजर देखने के बाद भी विदेशी निवेशक खट्टर सरकार के वादों और दावों में आस्था दिखाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस विषय पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक अभय जैन जी हमारे साथ जुड़ गए। इनसे बातचीत करने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे विषय पर चर्चा का जो मुद्दा बना है वो है नाम बदलने से क्या सब कुछ आसान हो जाएगा? अभय जी नमस्कार। जो एसोचैम ने सुझाव दिया है नाम बदलने का, क्या नाम बदलने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा? क्या जो हालात हरियाणा में रहे हैं, क्या सरकार के दामन पर जो दाग लगे हैं वो धुल जाएंगे क्या? नहीं, नाम बदलने से तो कुछ नहीं होगा। पर एक चीज आप देखिए, इंडिया के अंदर एक चाल चल पड़ी है कि हर राज्य एक इन्वेस्टर मीट कर रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कर रहा है। राजस्थान ने करी, पंजाब कर रहा है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सब में एक भेड़चाल चल गई है कि हम लोग इन्वेस्टर मीट करके ग्लोबल इन्वेस्टर को अपने यहाँ इंटरेक्ट करेंगे। परंतु मेरा मानना है कि ऐसे कोई अट्रैक्शन नहीं होती जब तक उस राज्य में अच्छा माहौल नहीं होता, एक सिंगल विंडो सिस्टम नहीं होता और वहाँ का जो लेबर क्लास है, लेबर क्लास अवेलेबल नहीं होती, ब्यूरोक्रेट्स उनको हेल्प नहीं करते, तब तक माहौल नहीं बन पाता। पर दुर्भाग्य की बात है कि आज हम जो ग्लोबल समिट की बात कर रहे हैं या हैपनिंग हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर 7 और 8 तारीख को जो गुड़गांव में होने जा रहा है, आज जो गुड़गांव का या हरियाणा का जो अपना व्यापारी है वही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, वही अपने आप को ऐसा महसूस नहीं कर रहा है कि सरकार उनके साथ है और सरकार उनकी हेल्प कर रही है। तो ऐसे में बाहर का विदेशी इन्वेस्टर कैसे आ जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। जब तक जो हरियाणा का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्यापारी है, एग्जिस्टिंग जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या मारुति की बात करें या होंडा की बात करें या
और किसी बड़े यूनिट की बात करें, जब तक वो ही यूनिट अपने आप को ये नहीं मान देगी कि वो हरियाणा का पार्ट है और हरियाणा गवर्नमेंट उनके साथ है, जब तक अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी तो बाहर का इन्वेस्टर कहाँ से आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो जो अब ऐसा जो माहौल हो गया है जाट रिजर्वेशन के नाम के बाद, अब जो पूरे हरियाणा के अंदर एक हर व्यापारी हर आदमी अपने आप को एक सुरक्षित महसूस कर रहा है। सबसे पहले तो सरकार उनका कॉन्फिडेंस विन करे, उसके बाद ये हैपनिंग हरियाणा जो समिट हो रहा है, क्योंकि अब कैंसिल करना ना करना छोटी बहुत बड़ी बात नहीं है, अब छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे हो वो छोटी बात है, इसको बड़े लेवल पे करा जाए, परंतु सबसे पहले हरियाणा का जो एग्जिस्टिंग व्यापारी है उसका कॉन्फिडेंस जीता जाए। आप एक चीज बताना चाहूंगा, जब अभी जाट इलेक्शन हुआ बात हो रही कि गुड़गांव फरीदाबाद या इन जिलों में कुछ नहीं हुआ, परंतु 2-3 दिन मारुति फैक्ट्री बंद रही, उनकी बहुत सैकड़ों एंसिलरी यूनिट थी, वो उनको माल प्रोडक्शन नहीं दे पाई, चेन बंद हो गई तो प्रोडक्शन बंद हो गया। होंडा में यही हुआ, हीरो के अंदर यही हुआ। तो जब तक आप देखिए जो राज्य जो डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर जाट रिजर्वेशन का फर्क नहीं था, जब वहां भी इंडस्ट्रीज प्रभावित हो गया, तो ऐसे में कहाँ हैपनिंग रहने की बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो गुड़गांव हरियाणा के जो व्यापारी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बजरंग दास जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल मैडम, ये पूछ रही है। बजरंग दास जी, हैपनिंग हरियाणा जो इन्वेस्टर समिट होने वाला है, क्या आपको लगता है कि सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में सफल हो पाएगी? वर्तमान में जो हालात बन रहे हैं, यहाँ का आम व्यापारी भी खुद को असुरक्षित मान रहा है इन हालातों में, तो ऐसे में विदेशी निवेशक कैसे आकर्षित होंगे? आप क्या सोचते हैं इस पर? जहाँ तक पूंजी निवेश का सवाल है जी, आज पूरा प्रदेश का व्यापारी उद्योगपति अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। दुकानें लूट ली गई और जो जिसके हाथ लगा सामान ठा के ले गया। दुकानदारों ने हाथ जोड़े असामाजिक तत्वों से, भाई सामान ले जाओ, आग मत लगाना, मगर उन लोगों ने दुकान लूटने के बाद फिर दुकान में आग लगा दी और पुलिस प्रशासन वहां बराबर में खड़ा है, किसी को पकड़ने के बजाय उसको हटाया तक नहीं। वो पुलिस प्रशासन आंख मूंदते देखता रहा, दुकानें फूंक दी गई, लूट ली गई। जब हरियाणा का व्यापारी आज सुरक्षित नहीं है, उद्योगपति सुरक्षित नहीं है, तो पड़ोसी राज्यों का उद्योगपति, विदेशी उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाने की किसी प्रकार की गलती नहीं करेगा, ये खुली बात है। चलिए गर्ग साहब, आप फोन लाइन पर बने रहिए, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। कोई बिल्कुल, बीजेपी विधायक ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। ज्ञानचंद जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? जी हाँ जी, नमस्कार जी। जो हैपनिंग हरियाणा समिट होने वाला है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। एसोचैम ने तो नाम तक बदलने का सुझाव दे डाला है वर्तमान परिस्थितियों में, जबकि आम व्यापारी, आम आदमी इस वक्त खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। विदेशी निवेशक कैसे अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे और कैसे यहाँ पर अपना निवेश लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हरियाणा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जो दुकानदारों को, कारखानेदारों को, व्यापारियों को इस जो दुखद एक घटना हुई है और कृत्य हुआ है, इसकी भरपाई करने का प्रयास कर रही है और उनके जो जख्म है उन पर मरहम लगाने का प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने जिस तरीके से व्यापारियों को राहत देने का काम शुरू किया है, अभी मैं समझता हूँ कि ये पहली सरकार है जिसने 10 दिन के भीतर यहाँ पर राहत देने का काम शुरू कर दिया है। आज मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से 8 तारीख को जो इन्वेस्टमेंट सम्मेलन होने जा रहा है, इन्वेस्टर्स मीट होने जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कृत्य ऐसे लोगों द्वारा किया जो इसको विफल करना चाहते थे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि ये कुछ ऐसे तत्वों की कोशिश है जो सत्ता खोने के पश्चात आज बहुत बुरी तरह से छटपटा रहे हैं और ऐसे लोगों को हमारी सरकार बेनकाब करेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने हमारे व्यापारियों को लूटा है, व्यापारियों की दुकानों को जलाया, एक पूरा मैं समझता हूँ सख्ती के साथ उनके ऊपर कार्रवाई करेगी और जो दुकानदारों का मुआवजा है वो हर संभव में पूरा देखने का प्रयास करेगी। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स के लिए जो इन्वेस्टर्स मीट हो रही है उसको मैं समझता हूँ सफल करने के लिए लोगों के अंदर आज भी सरकार के पास बहुत जगह से फोन्स आ रहे हैं कि दे आर रेडी
और मुझे लगता है कि जो उनका मंसूबा है विरोधियों का, जो दूसरी ताकतों का, जो इस हरियाणा की उन्नति को देखना नहीं चाहते, आज जिस प्रकार से पिछले 1.5-1.25 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हर ओर तरक्की हुई है, इसको रोकने के लिए आज कुछ ये ताकतें इस प्रकार का कृत्य कर रही हैं। लेकिन सरकार हर दृष्टि से सद्भावना और भाईचारा कायम करने का प्रयास कर रही है और जितनी भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हम और मेहनत करके ये जो एक हरियाणा को क्षति हुई है इसकी क्षतिपूर्ति भी करेंगे और हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे। बजरंग दास गर्ग जी, जो क्षतिपूर्ति हुई है क्या वो हो पाएगी? सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जहाँ तक मुआवजा राशि का सवाल है जी, सरकार ने जो मुआवजा राशि जारी की है 152 दुकानदारों की हाल ही में की है, 203 दुकानदारों की पहले की थी जिसमें 1 करोड़ 12 लाख रुपए दिए थे। तो मेरा यही कहना है, जो दुकानदार पीड़ित दुकानदार को राशि जारी की जा रही है उनका साथ में एक डिटेल जारी सरकार को करनी चाहिए कि पीड़ित व्यापारी का कितना नुकसान हुआ था और सरकार ने उस नुकसान के बदले में कितना मुआवजा दिया है, सच्चाई सामने आ जाएगी। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। अरबों रुपए का नुकसान सरकार खुद मान रही है। हरियाणा सरकार ने खुद घोषणा की भी 35,000 करोड़ का नुकसान हरियाणा के अंदर व्यापारी, उद्योगपति, गैर सरकारी संस्थाएं और उसके अंदर सरकारी संस्था समेत 35,000 करोड़ रुपए का मानते हैं। 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ ओनली रोहतक में हुआ है। मैं पूरे जगह जाकर आया हूँ, रोहतक में, हिसार, शाम, भिवानी, गुवाना, जींद, सफीदो, कलान और हर स्टेशन में मैं जाकर आया हूँ। कल भी मेरा दौरे हैं, कैथल, पुंडरी, असनसार, कल भी मेरे दौरे हैं। मैं बताना चाहता हूँ मैडम जी, गुवाना के अंदर लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान है और झज्जर में लगभग समझो 90-100 करोड़ का नुकसान झज्जर में है। कलानौर में 125 करोड़ रुपया लगभग नुकसान है। जिस प्रकार मुआवजा राशि दी जा रही है उससे क्या खाना पूर्ति हो सकती है? उससे दुकान का फर्नीचर नहीं बन सकता। माल ला दो, बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, जिसका एक होटल है। ये बजरंगदास जी, मिसगाइड करने का प्रयास ना करें लोगों को। जो मुआवजा राशि दी गई है सिर्फ इनिशियल एक स्टेज पर पैसा दिया गया है, उनकी पूरी की पूरी जो वहाँ पर समीक्षा होने के पश्चात कितना नुकसान हुआ है, हमारी सरकार ने कहा है कि छोटे व्यापारियों को पूरे का पूरा देंगे और बड़े लोगों का जिनका नुकसान हुआ है उनके अंदर भी हम उनको भरपाई करने का प्रयास करेंगे। ये नहीं, लेकिन सवाल तो ज्ञानचंद गुप्ता जी यही उठ रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, सवाल तो यही उठ रहे हैं कि जब नुकसान करोड़ों में हुआ है तो मुआवजा हजारों में क्यों दिया जा रहा है? मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस प्रकार से मिसगाइड नहीं करना चाहिए। जो ये राशि दी गई है ये सिर्फ इनिशियल स्टेज पर उनकी कुछ सहायता करने के लिए, जब तक उनके अकाउंट्स के द्वारा जो उनके क्लेम है जो सबमिट नहीं किए जाते, उन लोगों को किसी को 20%, किसी को 25%, किसी को 15% ऐसे राशि दी गई है। और ये राशि जो है वो पूरी की पूरी राशि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उनको पूरे का पूरा मुआवजा देंगे और जो बड़ा व्यापारी है उनके साथ भी बैठ करके उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक मुआवजा देंगे। और ये जो लोग कह रहे हैं, ज्ञानचंद जी को मैं बताना चाहता हूँ, मेरा भाई है, मेरा साथी है, हम एक ही यहाँ बहुत बड़े वो लीडर रहे हैं और इनकी सरकार के अंदर कब दुकानदारों को, कब किसानों को मुआवजा दिया गया। चलिए लौटेंगे आपके पास, आप दोनों से बातचीत हम जारी रखेंगे। केवल ढींगरा भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। केवल ढींगरा जी नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल नमस्कार जी। केवल ढींगरा जी, हैपनिंग हरियाणा समिट होने वाला है, इसको लेकर एसोचैम ने नाम बदलने का सुझाव दिया है। वर्तमान परिस्थितियां इस हद तक खराब हो चुकी हैं कि एक छोटे से छोटा व्यापारी भी भयभीत है, आशंकित है। ऐसे में क्या लगता है आपको, सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर पाएगी? देखिए, ये जो अभी सिचुएशन बना रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, ये बातें तो बहुत करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करते। अभी इन्होंने जो बात की है अमाउंट देने की भी, ये भी इन्होंने 25% के करीब जो बात कर रहे हैं कि हम अमाउंट दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हरियाणा जल गया उसमें लोगों की भरपाई
भरपाई तो हो नहीं पा रही और लोग इनसे इतने परेशान हो रखे हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे कि अब उनको इतने इतने लोन की किस्तें कैसे देंगे। जिन्होंने व्यापारियों ने लोन ले रखे थे अपनी शोरूम से, उनके लोन की किस्तें कैसे देंगे। वो तो फौरी तौर पे हर महीने आ जाती है और जिस तरीके से सारा सामान और सारा उनका मटेरियल जल गया है, तो वो उस तरीके से आगे किस तरह से उसकी भरपाई होगी। और सरकार ने सिर्फ थोड़ा थोड़ा हजारों में मुआवजा दिया है, जिससे उन व्यापारियों का हजारों का मुआवजा तो उनकी लोन की किस्त की अदायगी में चला गया, तो वो अपनी दुकान को कैसे बना पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी दिक्कत को ना समझते हुए बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनको मर्रम लगाने के लिए फेल है। चलिए लौटेंगे केवल ढींगरा जी आपके पास और बातचीत आपसे भी जारी रखेंगे। अभय जी, जो सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, अभी भजनदास गर्ग जी ने बताया कि वो हरियाणा अलग अलग पार्ट्स में जा रहे हैं और व्यापारियों से बात कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा में ऐसे व्यापारियों को संगठन ही नहीं है जो व्यापारियों को रिप्रेजेंट करे। अदरवाइज व्यापारियों को तो बड़ा नुकसान नहीं होता। जब ये 15 दिन पूरे हरियाणा जल रहा था और खासकर ये जो जिले जल रहे थे, तब हम व्यापारी संगठन हमारे कहाँ थे? तब तो आप लोग आके खड़े नहीं हुए और उन्होंने कहा आपने बचाने का प्रयास नहीं करा। अब आप बाद में मिल रहे हैं, मैं समझता हूँ खाना पूर्ति हो रही है। दूसरा, अब ज्ञानचंद गुप्ता जी ने जो कहा कि हम मुआवजा दे रहे हैं, ये पहली किस्त है, हम आगे देंगे। मेरा समझना है कि जब तक ये मुआवजा, अभी स्कीम इन्होंने अनाउंस नहीं करी कि हम कितना मुआवजा देंगे, कितना मुआवजा देंगे, तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहूंगा, सुझाव देना चाहूंगा कि जिसको जितना नुकसान हुआ है, सरकार कुछ एक फॉर्मल बनाए कि हम इतना नुकसान देंगे। अभी आप अगर कुछ 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए दे के उम्मीद कर रहे हैं कि मामला शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अभी बहुत से बिल्कुल ठीक कहा, व्यापारी भाइयों का फर्नीचर ही नहीं बन पाएगा, उनका करोड़ों रुपए नुकसान हुआ है। और व्यापारी भाई क्या करता है, आधा बैंक से लोन लेके चलता है, आधा व्यापारी करता है। अब ये हकीकत में ऐसा हो रहा है कि बैंक जो जिनसे लोन लिया है या प्राइवेट आदमी से लोन लिया है, व्यापारी बड़ा परेशान हो रहा है कि लोन कैसे लौटाएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले जो व्यापारी हैं जिनको नुकसान हुआ है, उनको विश्वास दिलाएं कि हम आपका नुकसान भरपूर करेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता जी अब ये नहीं कह पा रहे अभी भी कि हम कितना मुआवजा देंगे। जिसको जितना नुकसान हुआ है एटलीस्ट उसको कुछ तो मिले कि हम इतना % मुआवजा आपको देंगे। सरकार ये बिल्कुल फेल हो रही है। अब अगर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हम कह रहे हैं कि 5 दिन 10 दिन में उन्होंने कुछ लोग कुछ 2-3-5 करोड़ बांट दिया, उससे व्यापारियों को नुकसान बड़ा हुआ है, उससे उनको सांत्वना नहीं मिलेगी। सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे और जो भी व्यापारी का, किसी भी कास्ट के व्यापारी का जो नुकसान हुआ है, उसको भरपूर करने के सरकार प्रयास करे। बिल्कुल लौटेंगे आप सभी खास मेहमानों के पास। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप सभी खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़े रहिए, आपसे आगे भी बातचीत जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जो लौट रहे हैं विशेष के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए खबर एक्सप्रेस हर रोज शाम 6 बजे। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर देता। सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। वाह भी वाह, सरताज जिप्सम ने कमाल कर ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। सरताज जिप्सम वाले पट्ठियां ने ते मज्जां दा दुੱਧ ही ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए
हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। क्या हैप्पी होंगे इन्वेस्टर, ये अहम सवाल आज हम विशेष में इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एसोचैम ने इस समिट का नाम बदलने तक का सुझाव दे दिया है। हैपनिंग हरियाणा की जगह कुछ और नाम इसका रखा जाए, क्या सरकार इस पर अमल करेगी, ये कुछ अहम सवाल हैं और इन सवालों पर चर्चा के लिए खास मेहमान अभय जैन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभय जैन जी, इन तमाम हालातों के बाद जबकि एक छोटे से छोटा व्यापारी तक खुश नहीं है, जैसा कि बातचीत में भी आपने देखा लोगों में अभी वो विश्वास बहाली नहीं हो पाई है, तो क्या ऐसे में निवेशक निवेश करेंगे? देखिए, परंतु सरकार की एक मजबूरी होगी। सरकार ने 3 दिन का प्रोग्राम रखा था, 7-8 को ग्लोबल समिट होना था, 9 तारीख को प्रवासी इन्वेस्टर मीट होनी थी। सरकार ने 9 तारीख वाला प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया है और जो 7 और 8 का जो हैपनिंग हरियाणा का प्रोग्राम है वो सरकार के लिए एक मजबूरी सा बन गया था। अगर अब सरकार ऐसे माहौल पर मान लो कैंसिल करती है, इस प्रोग्राम को रद्द करती है, तो मैसेज ये जाएगा कि हरियाणा में हालात बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। क्योंकि हरियाणा के अंदर पार्टिकुलर मान लो साउथ हरियाणा की बात करें तो यहाँ होंडा है, मारुति सुजुकी है, डेंसो है, काफी जापानीज कंपनियों, काफी इन्वेस्टमेंट है। अगर ऐसे में आप इतना बड़ा कोई प्रोग्राम करते हैं उसको फिर कैंसिल करते हैं तो मैसेज जाएगा कि हरियाणा में माहौल ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने प्रोग्राम को लो प्रोफाइल करके और खासकर जो कल्चर प्रोग्राम्स हैं वो सारे उन्होंने कैंसिल कर दिए। तो सरकार ये प्रोग्राम कर रही है, कोई बुराई नहीं है, लो प्रोफाइल कर रही है और अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे में मैसेज देना भी जरूरी है कि हरियाणा के अंदर हालात ठीक है या ठीक हो रहे हैं। क्योंकि बहुत से जब इन्वेस्टर जो बाहर से आते हैं या हरियाणा के दूसरे पार्ट से आ रहे हैं या पूरे इंडिया के पार्ट से आने, कुछ विदेशी भी आएंगे, तो डेफिनेटली उनको ये भी मैसेज देना जरूरी है कि चलो घटना कोई घटी थी परंतु अब हरियाणा इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मलसी और नॉर्मलसी हो रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ अगर प्रोग्राम हरियाणा सरकार कर रही है, पर ये अच्छा है कि छोटे लेवल पे कर रही है, कल्चर प्रोग्राम सारे कैंसिल कर दिए, तो मैं मानता हूँ ठीक कर रही है और कोई बुराई नहीं है ऐसा प्रोग्राम इस वक्त करने के लिए। निवेशक आकर्षित होंगे इस तरफ अगर वर्तमान हालातों को देखें तो कुछ ऐसा लगता नहीं है या बुरा नजर नहीं आता है कि निवेशक जिससे भटक जाएं। सरकार वो विश्वास बहाली करने में कामयाब हो रही है क्या? देखो, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर होता है एकदम इन्वेस्ट नहीं करता है, वो धीरे धीरे पूरा स्टडी करता है। वो खाली ये नहीं कि हरियाणा सरकार ने कहा कि आप हमसे जमीन ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, यहाँ अपना प्लांट लगा लीजिए तो आ जाता है। इन्वेस्टर हर चीज देखता है, वहाँ जमीन देखता है, वहाँ पानी देखता है, वहाँ लेबर देखता है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट देखता है, ब्यूरोक्रेसी देखता है, पॉलिटिशियन कल्चर को देखता है, वहाँ के लोगों को फिजिक को देखता है, सब कुछ देखता है। तो वो बड़ा लंबा स्टेप लेके बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। तो और ये इन्वेस्टर एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, ये तो इन्वेस्टर आता है, उसको स्टडी करता है, देखता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं समझता हूँ हरियाणा में ओवरऑल बहुत अच्छा माहौल है। ओवरऑल अब माहौल बिगड़ गया है, अब धीरे धीरे कितना सरकार सुधर पाती है, कितनी जल्दी सुधार पाती है, इस सरकार का दायित्व बनता है। तो फिर भी हरियाणा में माहौल ठीक है। बाकी अगर राज्यों के कंपेयर करें तो हरियाणा के अंदर माहौल अच्छा है और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में पूरे इंडिया से और विदेश से इन्वेस्टर आ सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ बलवान सिंह दौलतपुरिया हैं, विधायक इनेलो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलतपुरिया साहब नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है? नमस्कार। इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हैपनिंग हरियाणा समिट वो मकसद में अपने कामयाब हो पाएगा जिस मकसद को लेकर इस समिट की शुरुआत करने की बात की जा रही थी? क्या आपको लगता है कि वर्तमान हालात सही है, विदेशी निवेशक आकर्षित हो पाएंगे सूबे की तरफ?
वर्तमान हालात में विदेशी निवेशक तो क्या, यहाँ का लोकल उद्योगपति भी 100 रुपए लगाना नहीं चाहेगा। आज कोई NH1 पे सोच सकता है भी मैं आराम से चला जाऊंगा। आज जो हरियाणा में खौफ का माहौल है, इसके अंदर इन्वेस्टर ये जो मौजूदा हालात में ये उद्योगपति रह जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले उद्योगपति शांति चाहता है और उसके साथ साथ वो देखता है भी पॉलिटिशियन का मिजाज क्या है, यहाँ पे जमीन की क्या है, यहाँ पे बिजली का प्रबंध क्या है, यातायात के साधन क्या है। अगर सरकार वास्तव में इन्वेस्ट करना चाहती है तो सरकार को चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है। अभय जी, क्या और कदम उठाए जाने चाहिए सरकार की तरफ से ताकि एक विश्वास बहाली हो सके प्रदेश में? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि सरकार व्यापारियों को एश्योरेंस दे कि हम आपका कंपनसेशन, पूरा कंपनसेशन देने का प्रयास करेंगे और देंगे। दूसरा, जो एंटी सोशल एलिमेंट पूरे जाट आरक्षण में आ गया था, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जब भी। और दूसरा, जो भी आदमी कोई, अभी आप देखने में यह आ रहा है कि बहुत से लोग क्योंकि मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, बहुत सी रिकॉर्डिंग आप पुलिस के पास भी आ गई है। अब जिस रिकॉर्डिंग में मान लो कोई भी आदमी एंटी सोशल एलिमेंट को डैमेज कर रहा है, प्रॉपर्टी को आग लगा रहा है या प्रॉपर्टी लूट के ले गया है, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लें, तभी लोगों में विश्वास जगेगा कि हाँ सरकार हमारे साथ है। अब सरकार ये ना देखेगी यार लूटने वाला फलाना कास्ट का था या फलाना था, इसलिए एक्शन कैसे ले पाएंगे, उनको नाराज कैसे कर पाएंगे, उनको फलाना होगा, तो ऐसा नहीं है। अब जिसके पास भी अगर किसी के घर के अंदर, किसी दुकान के अंदर लूटा हुआ माल मिलता है, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एंटी सोशल एलिमेंट जिसकी पिक्चर सामने आ गई है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो व्यापारी हैं उनको एश्योरेंस दिया जाए कि हम आपका मैक्सिमम कंपनसेशन देने का प्रयास करेंगे, तभी सरकार का माहौल ठीक बनेगा हरियाणा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभय जी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले विश्वास बहाली की जरूरत है। महज नाम बदल देने से ही ये समिट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जरूरत है विश्वास बहाली की, जो कि छोटे इन्वेस्टर्स से लेकर बड़े इन्वेस्टर्स तक को महसूस होना चाहिए। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।